Our next topic for measure of dispersion is Lorentz curve. जिस तरह से स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, कटाइल डेविएशन हमने पढ़ा, वो सब के सब ये चेक कर रहे थे कि हाउ सेंट्रल वैल्यू और ऑल द वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर डिफरेंट फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू और डेविएट कितना ज्यादा कर रही हैं। ऐसे ही लॉरेंस कर्व बताता है कि कैसे ये कर्व डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है कि कैसे किसी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम स्पेशली जिसको वो बताता है कि कैसे किसी जगह पे इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, या फिर वो बताता है कि डायग्रामेटिकली बताता है कि कैसे डाटा वेरिएट कर रहा है। जनरली लॉरेंस कर्व कैसे यूज किया जाता है कि कोई कंट्री है जिसमें हम डिवाइड कर रहे हैं लोगों को रिच और पुअर में, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ पे होगा कि सबको इस लेवल पे मिले। अगर किसी को बहुत कम मिल रहा है और किसी को बहुत ज्यादा है तो वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से बहुत दूर हो जाएंगे। तो वो दिखाता है कि कैसे कंट्री का इनकम लेवल, हाउ इनकम इन द कंट्री इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली अमंग द पीपल फ्रॉम द इक्वल 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 लाइन ऑफ इक्वालिटी, की लाइन ऑफ इक्वालिटी से वो कितना डेविएट कर रहा है। लॉरेंस कर्व शोज कि वो कैसे डेविएशन दिखा रहे हैं कि कैसे किसी कंट्री में रिच और पुअर के बीच में गैप है, कैसे सबको इक्वल पैसा नहीं मिल रहा, इनकम का इनइक्वालिटी, वेल्थ का इनइक्वालिटी। लॉरेंस कर्व डायग्रामेटिकली बताता है कि हाउ सेंट्रल वैल्यू इज डेविएटिंग फ्रॉम द रियल वैल्यूज ऑफ द सीरीज। ठीक है, जैसे हम डिस्पोजन में पढ़ रहे थे ना, लॉरेंस कर्व में इन मेथड में पढ़ा था, ऐसे ही लॉरेंस कर्व बताता है। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बताती हूँ। फॉर एग्जांपल इसे बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वालिटी, जो दोनों को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। 45 डिग्री पे बनती है बेटा ये। अगर कोई कर्व बन रहा है ये, इसका मतलब ये गैप है, बहुत दूर जा रहा है ना ये। लाइन ऑफ इक्वालिटी सबसे बेस्ट होता है, जितना दूर कर्व उतना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। जितना दूर कर्व होगा बेटा उतना ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर कोई एक कंट्री ए है, उसका इनकम ऐसा है, दैट इज मोर द गैप, उतना ही ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब एक कंट्री बी है, उसका ऐसे है, ये ज्यादा हो गया, ये कम, इसका मतलब कंट्री बी इज बेटर। कंट्री बी के अंदर ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, इधर रिच और पुअर के बीच में बहुत ज्यादा गैप है। लॉरेंस कर्व जनरली इस चीज के लिए यूज किया जाता है, टू फाइंड आउट द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन अ कंट्री। ठीक है, इसको प्रोफेसर लॉरेंस ने दिया था। लॉरेंस कर्व इज अनदर इंपॉर्टेंट मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिकल सीरीज। दिस कर्व वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मैक्स लॉरेंस, hence it is called as Lorentz curve. These curves are generally used to measure variability in distribution of income and wealth. Lorentz curve is generally used to measure the distribution, measure the variability in distribution of income and wealth. It is curve shows the deviation of actual distribution of income from the equal distribution. अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो ये है, उससे कितना दूर है ये कर्व ये बताता है कि कितनी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। जितना दूर ये कर्व उतना ज्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना पास ये कर्व उतना ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। लॉरेंस कर्व इज अ मेजर ऑफ डेविएशन ऑफ एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन from the line of equal distribution. This is cumulative percentage curve. Other name of Lorentz curve is cumulative percentage curve. कभी कभी ना क्वेश्चन में ही लिख के आ जाता है कैलकुलेट क्यूमुलेटिव परसेंटेज कर्व, ये लिख के आ जाता है। ठीक है, the extent of deviation of actual distribution from the equal distribution is called as Lorentz coefficient. ये बताता है कि कितनी दूर है, जितनी दूर होगा उसे बोलते हैं लॉरेंस कोफिशिएंट, कितनी दूर है वो। ठीक है, ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ लॉरेंस कर्व फ्रॉम द लाइन ऑफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ज्यादा ये दूर होगा उतना ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितना ये पास होगा उतना ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। Greater the distance of Lorentz curve from the line of equal distribution, more is the inequality or variability in the series. On the other hand, closer the Lorentz curve to the line of equal distribution, lower will be the variability of degree of inequality. ये बात किसको समझ में नहीं आई प्लीज आस्क। छोटी सी बात है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन बनाई जाती है, जितनी दूर दूसरा कर्व बनेगा उतनी ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जितनी पास होगा उतनी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
कंस्ट्रक्शन ऑफ लॉरेंस कर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चे, जैसे कोई सीरीज दी हुई है x और उसकी दी हुई है फ्रीक्वेंसी, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, x को हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। ठीक है, जैसे x दिया हुआ है 2 3 4, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9। यहाँ तक समझ में आया। x का निकालेंगे, x का 2 3 फिर 5 प्लस 4 9, फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज। टोटल है 9, 2 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 9 इंटू 100, 9 डिवाइड बाय 9 इंटू 100। इसका लास्ट का आएगा 100 और ये क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे। ठीक है, ये बात सबको समझ में आई। एक्स सीरीज इज गिवन, सबसे पहले सीएफ निकालेंगे, सीएफ के बाद क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकालेंगे सीएफ का। क्लियर। ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के साथ, फ्रीक्वेंसी सपोज दी हुई है 2 3 5, तो इसका सम निकालेंगे 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज। 2 by 10 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 5 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, 10 डिवाइड बाय 10 इंटू 100, लास्ट वाला 100 आता है बेटा। ठीक है, 100% आएगा ना। ठीक है, ये निकाल लेंगे दोनों का। तो पहला स्टेप क्या इन्होंने बताया है, फर्स्ट ऑफ ऑल द सीरीज इज कन्वर्टेड इनटू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, द क्यूमुलेटिव सम ऑफ आइटम्स is assumed to be 100 and different items are converted into percentage of cumulative sum। percentage में निकालेंगे। likewise cumulative sum of frequencies assumed to be 100, different frequencies converted into percentage of sum of frequency। cumulative ध्यान से सुनना बच्चे, फ्रीक्वेंसी को एक्स एक्सिस पे रखते हैं और दूसरी आइटम को हम जनरली क्या करते थे बेटा, जैसे अगर ये एक्स दिया हुआ है और ये एफ, ध्यान रखना एक्स को एक्स एक्सिस पे नहीं लगाना, एक्स एक्सिस पे लगाना है फ्रीक्वेंसी वाली का क्यूमुलेटिव परसेंटेज। ठीक है, और यहाँ पे लगाना है एक्स वाले का क्यूमुलेटिव परसेंटेज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आर प्लॉटेड ऑन एक्स एक्सिस व्हाइल क्यूमुलेटिव आइटम्स आर प्लॉटेड ऑन वाई एक्सिस। On the both axes we start from 0 to 100 on both axes and take value from 0 to 100। परसेंटेज बेटा लास्ट वाली कौन सी आएगी 100, तो हम 0 to 100 का कर्व बनाएंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक मिनट होल्ड करो बच्चे, पेन खत्म हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ लगेगा। अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने क्या किया है बच्चे, एक्स सीरीज दी हुई थी, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, पहले हमने क्यूमुलेटिव सम ऑफ एक्स निकाला, यानी सबका सीएफ निकाला। जैसे सीएफ निकालते थे ना इसका एक्स का, ये 2 3 4 दिया हुआ, ये 2 3 5 दिया हुआ, पहले हम निकालेंगे इसका 2 5 9, फिर निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ एक्स 2 by 9 into 100, 5 by 9 into 100, 9 by 9 into 100, लास्ट वाली बेटा आएगी 100। ठीक है, फिर हम फ्रीक्वेंसी का करेंगे ऐसे ही, सीएफ निकालेंगे 2 5 10, सीएफ का परसेंटेज निकालेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज 2 by 10 into 100, 5 by 10 into 100, 10 by 10 into 100। यहाँ तक हो गया, लास्ट वाले का 100 आएगा। अब यहाँ पे सीएफ का परसेंटेज यहाँ, एक्स का यहाँ, लास्ट वाली टर्म देखो 100 आ रही ना दोनों की, तो हम जनरली 0 to 100, हम इसको 0 to 100 में लगाएंगे। सपोज मेरा 100 यहाँ पे आ रहा है और इसका 100 यहाँ पे आ रहा है, एक लाइट सा ना बॉक्स बना लेंगे यहाँ पे। ठीक है, 0 से 45 डिग्री पे बनती है, वैसे हम जनरली जब हम इसको प्लॉट करेंगे 45 डिग्री बनेगा। 100 पे एक पॉइंट बनाएंगे, अगर यूनिट्स बराबर ले जाएंगे तो बेटा अपने आप ही 45 90 का हाफ बन जाएगा, इधर से 100 इधर से 100 लेके 45। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद सपोज ये परसेंटेज आ रही है आपकी 20 30 40 और इसकी परसेंटेज आ रही है 40 30 20, मैं ऐसी रैंडम बता रही हूँ बेटा। ठीक है, 40 पे 20, पहले इसको प्लॉट करना है फिर इसको, इसके 40 पे ये वाला 20 है, ये वाला पॉइंट, इसके 30 पे ये 30, यहाँ 30 इसका लिया, इसका 30 लिया यहाँ पे ये पॉइंट, इसके 20 पे इसका 40, इसके 20 पे ये गलत ले लिया मैंने बेटा, ये बढ़ता है, ये 60 होगा, इसके 60 पे
ये वाला 40, फिर यहाँ से घट जाएगा, ठीक है। इसको फिर हम ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये ऐसे आएगा, ये बनता है लॉरेंस कर्व। अगर आप उल्टा कर दोगे ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ लगा दोगे तो लॉरेंस कर्व ऐसा बनेगा, ऑपोजिट बन जाता है। इस साइड नहीं बनाना, इधर बनाने के लिए फ्रीक्वेंसी वाला नीचे रखेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अगर एक कंट्री दी हुई है तो इसका ये कर्व बन गया। अगर दो कंट्रीज का दिया हो, एक्स भी दिया हो वाई भी दिया हो, दो दी होंगी और फ्रीक्वेंसी दी होगी, फ्रीक्वेंसी कॉमन रहेगी, एक्स और वाई कंट्री है तो उनके दो कर्व बनेंगे, एक्स के साथ एफ को लगाएंगे, फिर वाई के साथ एफ को लगाएंगे, यानी एक्स की क्यूमुलेटिव सम और सी एफ को फ्रीक्वेंसी की परसेंटेज को, और फिर वाई की परसेंटेज को फ्रीक्वेंसी के साथ लगाएंगे। वो दूसरा जो कर्व बनेगा, सपोज बन रहा है वो ये वाला, जो ये वाला कर्व है ये कंट्री बी का है। जितनी पास लाइन ऑफ इक्वालिटी के वो होगा उतनी बेटर कंट्री है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ और इनकम में। ये ज्यादा दूर है तो ए में ज्यादा गड़बड़ है, बी में कम, यानी गैप बिटवीन रिच एंड पुअर बी में कम है और ए में ज्यादा, यानी अच्छी कंट्री कौन सी है, बी। ये बात सबको समझ में आई? कोई डाउट इस टॉपिक के अंदर अभी तक? अभी हम ड्रॉ करेंगे, No, आपको ma'am. समझ। हाँ जी, अच्छा सुनो मेरी बात। The actual data distributed curve is called as Lorentz curve. Closeness of Lorentz curve to the equal distribution line shows lesser variation of the distribution. जितनी पास वो होगी उतना कम unequal distribution, जितनी दूर होगी उतना ही unequal distribution. Larger the gap between the actual distribution and Lorentz line मतलब line of equality, greater is the variation if two curves are drawn on the same graph, if one of which is further अवे फ्रॉम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन शोज ग्रेटर वेरिएशन। जो ज्यादा दूर वो ज्यादा वेरिएशन शो करेगा। जैसे दिया हुआ ये इनकम एंड नंबर ऑफ पर्सन, ये फ्रीक्वेंसी है और ये एक्स टर्म है। हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, एक्स दिया हुआ है, क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सी एफ निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, इसको प्लॉट कर देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ देखो, अगर ये क्लास इंटरवल दिया हुआ तो इसकी मिड वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। मिड वैल्यू ये एक्स टर्म दी हुई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्री ए दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंट्री बी दिया हुआ है। एक्स क्या होगा, मिड वैल्यू, हमने मिड वैल्यू निकाली, क्यूमुलेटिव परसेंटेज निकाल लिया, ए का भी निकाल लिया, बी का भी निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, एक्स के साथ क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मिड वैल्यू जो सी है, मिड वैल्यू के साथ फ्रीक्वेंसी ए को जोड़ के बनाएंगे एक बार कर्व, फिर मिड वैल्यू वाली वैल्यू को बी के साथ जोड़ के बनाएंगे और दो कर्व्स बनेंगे। जितनी दूर कर्व उतना ही अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, जितनी पास कर्व उतना ही पास डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात समझ में आई? ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ बी, ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ए एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए हुए बेटा इसके। Lorentz curve is a graphic measure of dispersion in statistical series. It is a very simple measure of provide immediate glimpse of the degree of variation of statistical distribution of its mean value. देखते ही पता चल रहा है ना कौन सी कंट्री बेटर है। ऊपर देखो, अगर ये बी वाला का है, ऊपर वाला ए का है, दोनों में से बेटर कौन सी है, ए, ठीक है। Professor Lawrence for measurement of economic inequality relative distribution of income and wealth across different nation or across different periods of time for the same nation. With the passage of time, application of Lorentz curve is widely spread to measure the time of application, widely spread to measure disparity among various parameters, distribution of income, distribution of wealth, distribution of wages, profit, production, एक country का है, दो countries का, तीन countries का, या फिर within states का, किसी का भी comparison किया जा सकता है with Lorentz curve। ये topic सबको समझ में आया? एक छोटा सा टॉपिक रह गया है हमारा बच्चे, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। हम ऑलरेडी स्टैंडर्ड डेविएशन कर चुके हैं, ठीक है। इससे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन का इंट्रोडक्शन भी कर लेते हैं। ये देखो, व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन? Standard deviation is the most satisfactory scientific method of dispersion according to widely used method of statistical series. Standard deviation में मीन का यूज होता है, सभी आइटम्स को लिया जाता है, इसीलिए उसको बहुत वाइडली यूज किया जाता है अक्रॉस ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। जितनी जगह पे स्टैटिस्टिकल सीरीज को यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा कोई अगर डिस्पर्जन का मेजर यूज किया जाता है तो उसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। इसका डीमेरिट क्या है कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट, इसीलिए लोग अवॉइड करते हैं, पर आजकल सॉफ्टवेयर आए हुए तो वो होता रहता है।
This was firstly used by Carl Pearson. Professor Carl Pearson was the one who introduces standard deviation in economics. This is sometimes called as root mean square deviation. आपको पता हो इसका दूसरा नाम क्या है? रूट मीन स्क्वायर डेविएशन. ऐसे करके निकालते हैं ना, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n. रूट मीन स्क्वायर है ये. दिस इज जनरली डिनोटेड बाय सिग्मा और द ग्रीक लैंग्वेज. किससे डिनोट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को? सिग्मा से. Standard deviation is a square root of the arithmetic mean of squares of deviation of item from the mean. देखो क्या लिखा हुआ है, definition of standard deviation. Standard deviation का definition क्या है? Standard deviation is square root of deviation from the mean, यानी माइनस किया गया मीन का square of deviation from mean. Standard deviation कैसे निकाला जाता है? Square root of deviation and square of the deviation from the mean. तो माइनस करके मीन से स्क्वायर का अंडर रूट निकाला जाता है, इसे स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं. द वैल्यू ऑफ डेविएशन इज टेकन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन. प्लस माइनस साइन ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन आर नॉट इग्नोर्ड. हम कर रहे हैं ना, एक्स माइनस एक्स बार कर रहे हैं, उसका नेगेटिव साइन को देख रहे हैं, फिर उसका स्क्वायर कर रहे हैं, वो आपने सॉर्ट हो गया. तो नेगेटिव साइंस को भी इसमें इग्नोर नहीं किया गया. हमने भी मीन डेविएशन किया नहीं है, पर मीन डेविएशन में नेगेटिव साइन को हटा दिया जाता है. In fact, signs of deviation become redundant once the deviation are squared. जैसे स्क्वायर करते हैं वो अपने आप खत्म हो जाता है. Finally, square root of arithmetic mean of squares of deviation is calculated. It is square root which is called standard deviation. This is always in positive value. हमेशा कौन सी वैल्यू होती है बेटा इसकी? पॉजिटिव. नेगेटिव आ नहीं सकती क्योंकि हर एक में स्क्वायर कर रहे हैं. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार. ये हम कर चुके हैं. मेथड्स हम कर चुके हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पॉइंट, पर ये भी आपको अभी नहीं आएगा. मीन डेविएशन नहीं है तो नहीं आएगा, इसको छोड़ दो. नाउ विल डू मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. हाँ जी, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स. इट इज बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज. मीन निकालते हैं तो सभी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं. The calculation of standard deviation is based on all values of the series. It does not ignore any value. Accordingly, it is comprehensive measure of dispersion. Comprehensive means सारी वैल्यूज को लेके ये बनता है, इसलिए से बोलते हैं comprehensive measure. Certain measure. Standard deviation is a clear and certain measure of dispersion. Therefore, it is also used in all situations. Certain measure है, सभी आइटम्स को लिया जाता है, प्रॉपर कैलकुलेशंस होती हैं. रेंज की तरह नहीं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट या बीच वाले छोड़ दो. तो ये इसमें कहीं ना कहीं बेटर सिचुएशन है. लिटिल इफेक्ट ऑन चेंज इन सैंपल. अगर सैंपल में कोई चेंज भी आता है तो थोड़ा सा इफेक्ट आएगा क्योंकि सभी आइटम्स को लिया गया है. रेंज की तरह थोड़ी हाईएस्ट चेंज कर दो पूरी की पूरी रेंज ही हिल जाएगी. ठीक है. एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट. एल्जेब्रिक फ्यूचर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट के लिए भी स्टैंडर्ड डेविएशन को यूज किया जाता है क्योंकि ये सभी आइटम्स को कंसिडर करता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन को भी कंसिडर किया जाता है. और इसके अंदर मेजर जो इसका प्रॉब्लम क्या है वो है difficult to calculate. It is difficult to calculate and make use of standard deviation as a measure of dispersion. More importance to the extreme value. अगर कोई सीरीज है 2, 3, 4 और 200, अब जो इसका मीन है ना वो इसके हिसाब से आएगा, 2, 3, 4 के हिसाब से नहीं. तो कभी कोई एक्सट्रीम वैल्यू आती है ना सीरीज पे, तो इसका नेगेटिव पॉइंट क्या रहता है कि उसकी वजह से सारा चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं. ठीक है. ये मेरिट्स डीमेरिट्स हैं स्टैंडर्ड डेविएशन के. लास्ट टॉपिक जो छोटा सा रह गया है हमारा वो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. हमने कल किया था फॉर्मूला. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100. ये इंपॉर्टेंट है थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको ध्यान से पढ़ो. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 100 टाइम द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्जन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन का कोएफिशिएंट क्या था? स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार. इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन. इट वाज यूज्ड बाय फर्स्ट फेमस स्टैटिस्टिशियन कार्ल पियर्सन. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी किसने दिया है? प्रोफेसर कार्ल पियर्सन ने. That is the reason why it is called as Carl Pearson coefficient of variation. क्या बोलते हैं इसको? Carl Pearson coefficient of variation. In order to calculate coefficient of variation, standard deviation is divided by mean and multiplied by 100. ठीक है. Coefficient of variation कैसे निकलता है? Standard deviation upon x bar into 100. Coefficient of standard deviation कैसे निकलता है? Standard deviation upon x bar. और वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर. तीनों फॉर्मूला आपको पता हो. ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है, ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये वेरिएंस है. ठीक है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन
is used to compare variability, homogeneity, stability and uniformity of two different sets of series. Higher the value of, हमने परसों पढ़ा था ना, जितनी ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू उतना ही अनस्टेबल है वो, उतना ही इनकंसिस्टेंट है वो, उतना ही अनरिलायबल है वो, क्योंकि वो इस एक दूसरे से बहुत डिस्पोज कर रहे हैं. जितना पास पास होगा, जितनी कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू, उतना ही रिलायबल, उतना ही कंसिस्टेंट होता है. ठीक है. हायर द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, this greater degree of variability and lesser degree of stability. On the other hand, lower the value of coefficient of variation suggests lower degree of variability and high degree of stability, uniformity, homogeneity and consistency. तो मैंने वो बताया था ना, जिसकी कम coefficient of variation, जैसे हमने क्वेश्चन किया था विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर वाला, जिसका coefficient of variation कम, that person is more stable, more uniform, more homogeneous, more consistent. जिसकी ज्यादा coefficient of variation की वैल्यू, वो कम स्टेबल, कम यूनिफॉर्म, इनकंसिस्टेंट, लेस होमोजीनियस. तो ये ध्यान रखना. साक्षी मैम बंद करते हैं रिकॉर्डिंग.